अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है फार्माकोलॉजी चैप्टर जो हमने पढ़ रहे थे टाइडी सीरीज़ में। उसका पार्ट जो है वो डिजीज़ वो ड्रग्स जो कि रिलेटेड है आपके लंग्स जो लंग्स डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं और आपकी कुछ न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स के बारे में। आई एम डॉक्टर बुशरा मलिक एंड दिस इज़ द टाइडी सीरीज़ पार्ट 3। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम जो लंग्स के बारे में डिजीज़ पढ़ने वाले, लंग्स के बारे में हम जो ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, लंग्स में ज़्यादातर जो हम ड्रग्स देते हैं या तो वो क्या होती हैं ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं या वो क्या होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। जो ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं, अब जो इसमें जो मोस्ट कॉमन आप ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास फर्स्ट जो आपके पास आ रही है वो क्या है, बीटा 2 एड्रेनोरेसेप्टर अगोनिस्ट आ रहे हैं। ये जो बीटा 2 एड्रेनोरेसेप्टर अगोनिस्ट हैं या अगोनिस्ट हैं तो ये क्या करेंगे, बीटा 2 के ऊपर जाके लगेंगे और इनके एक्शन को क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे। सही है। अब होता क्या है, जो बीटा 2 एड्रेनोरेसेप्टर या बीटा अगोनिस्ट जो होते हैं ये करते क्या है, या जब आप जैसे जाते हैं और आपके जो ब्रोंकाई के अंदर जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको क्या कर देंगे, रिलैक्स करेंगे। जैसे आपके पास ब्रोंकाई की जो स्मूथ मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका एयरवे जो है वो ओपन हो जाएगा और डायलेट हो जाएगा। इस वजह से इनको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। एक तो ये काम करेंगे और दूसरे क्या करेंगे, सिलियरी क्लियरेंस करवाएंगे म्यूकस की, तो म्यूकस की एक्युमुलेशन नहीं होगी ब्रोंकाई में। फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रोंकाई है उसमें कि म्यूकस की एक्युमुलेशन हुई हुई थी यहाँ, ठीक है, ये म्यूकस की एक्युमुलेशन यहाँ हुई हुई थी। तो जब ये क्या करेगा, म्यूकस को क्लियर करवाएगा ब्रोंकोडायलेटर जाके, तो उससे होगा क्या कि आपके पास जो है वो एक थिन लेयर रह जाएगी म्यूकस की, ठीक है, ये थिन लेयर एक रह जाएगी म्यूकस की, और बाकी इतना सारा जो आपके पास ये जो ब्रोंकाई था ये क्या हो जाएगा, आपके पास इसका जो डायमीटर है ये डायलेट हो जाएगा। सही है। इस वजह से इनको हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं। पहला क्या किया, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स किया, दूसरा इसने क्या किया, क्लियरेंस करवाई म्यूकस की। उसके अलावा तीसरा ये क्या करता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी जो आपके रिएक्शन होता है ना मास्ट सेल्स का, उनको ये क्या करती हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स जो है वो रिड्यूस करवाती हैं। सही है, ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो, क्योंकि देखो इन्फ्लेमेशन होगी ना तो वो क्या होगा कि आपके पास वही म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपके पास स्मूथ मसल जो है वो भी आपके कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आपका जो एल्विला है, आपके पास जो एल्विला बोलूँ, जो आपके पास ब्रोंक्योल्स है वो उनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, मतलब उनका जो ल्यूमिन है उसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से एयरवे जो है वो सही से आपका एयर को क्रॉस नहीं होने देगा, ठीक है ना, आपके लंग्स के अंदर जाने देगा या लंग्स में से निकलने नहीं देगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि आप एयर ले तो लेते हैं लेकिन जब आप एक्सहेल करने की बारी आती है तो एक्सहेलेशन सही से नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से आपके लंग्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एयर जो है वो अक्यूमुलेट हो जाती है और आपके लंग्स जो है वो हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाते हैं। इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है जिसे हम नाम देते हैं बैरल चेस्ट, ठीक है, क्या नाम देते हैं, बैरल चेस्ट, यानी आपकी जो है बैरल शेप्ड अपीयरेंस हो जाती है आपके जो है ना चेस्ट की। सही है, बैरल चेस्ट जो है ना आपके पास आके अपीयरेंस हो जाती है। इससे अच्छा तो मैं टेक्स्ट बॉक्स रख लूँ। चले, क्या होता है, बैरल शेप्ड जो है ना आपका जो है वो चेस्ट हो जाता है। अब बैरल शेप्ड क्या होता है, इसके लिए जो है मैं आपको एक और बुक दिखाना चाहती हूँ। उसमें हमने जो ओसुलिवन हमारी एक बुक है, सुजैन ओसुलिवन, इस बुक में जो है वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी अगर आप पढ़ना चाहें या बहुत अच्छा जो है ना रेस्पिरेटरी से रिलेटेड वो ये पोजीशन होती है डायफ्राम इन द थोरेक्स जो है वो क्या होती है, ऐसे होती है। लेकिन जैसे ही आपका जो है ना हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगी तो आपका पहले जो ये डोम शेप था ना, अब ये क्या हो जाएगा, एक तो ये जो है ना ऐसे फ्लेट हो जाएगा आपका डायफ्राम, ऊपर से जो है ना ये इस तरीके से जो है ना आपका डायफ्राम जो है ना साइड पोजिशन में से निकला हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो बैरल शेप्ड आपका जो है ना ये क्या हो जाएगी, अपीयरेंस की होगी। सही है, देखें ऐसे, ये आपका डायफ्राम डिसेंट है, ये आपका पास ये डायफ्राम आपकी पोजिशन देखे इस तरह से, डायफ्राम ऐसे है ना। अभी क्या हुआ कि ना आपका जो ये है ना डायफ्राम, ये आपका जो है वो इस शेप में हो जाएगा और दूसरा आपकी रिब्स देखें कितनी ज़्यादा बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई हैं। सही है, इस तरीके से जो है ना आपकी जो शेप हो जाएगी। इसको देखो, ये बैरल चेस्ट जो है ना वो थोरेक्स बन जाता है, देखें। सही है, इस तरीके से ये हो जाता है बैरल चेस्ट। और ये होता क्यों है, जब आपकी जो एयर होती है ना वो अंदर तो आती है लेकिन मतलब लेकिन वो बाहर जो है ना सही तरह से एक्सहेल नहीं हो पाती, जिससे हम ये कहते हैं कि आपके पास जो है ना आपका जो है वो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड जो होता है, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड, वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका डिक्रीज हो जाता है 70% से, ठीक है, लेस देन 70% आपका हो जाता है। तो हम जो है ना इसको 70% से अगर कम हो रहा है, जैसे अगर वो फिर इसकी वो क्लासिफिकेशंस आती हैं, टाइप्स आती हैं, वो हम इंशाल्लाह इसी टाइडीज की बुक में ही इन्होंने दी हुई हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, मेडिकल रिसर्च काउंसिल के हिसाब से और जो गोल्ड मेथड है उनके हिसाब, उन्होंने जो एक अपना वो दिया हुआ है, इससे चार्ट दिया है डिस्निया की सीवियरिटी देखने के लिए, उसमें हम ये पढ़ते हैं। सही है, तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से ये बैरल जो है ना शेप्ड जो है ना चेस्ट आपका थोरेक्स हो जाता है। सही,
यहाँ पे भी जो है ना ये इन्फ्लो हम क्या करते हैं, जो आपके पास ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं, जो आपके पास बीटा एगोनिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन नहीं करवाते, इन्फ्लेमेटरी एक्शन जो होता है मास्ट सेल्स का, उसको रिड्यूस करते हैं। सही है। अब हुआ क्या है कि अब ये जो ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं वो इनहेलेशन के थ्रू देते हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ब्रोंको एगोनिस्ट जो होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स, आपने वो देखा होगा अस्थमा के पेशेंट्स में या दूसरे सीओपीडी से रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं। सीओपीडी में आपके पास जो है ना, सीओपीडी का एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर ना उसके अंदर 3 डिजीज आती है, एम्फाइसीमा भी आता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी आता है, एस्थमा भी आता है। तो सीओपीडी के पेशेंट या सिंपल सिर्फ एस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि आप हम उन्हें इनहेलर्स देते हैं। इनहेलर्स के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं इन ब्रोंकियो जो है ना डायलेटर्स को या बीटा अगोनिस्ट को। सही है। अच्छा, इनको हम इनहेलेशन के थ्रू भी देते हैं, दूसरा ओरल के, ज़्यादातर इनहेलेशन के थ्रू देते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि ओरल टेबलेट्स की फॉर्म में भी दी जा सकती हैं और इंजेक्शन के थ्रू भी दी जा सकती हैं एक्यूट एपिसोड्स के लिए। अच्छा, अब हमारे पास क्या होते हैं, जो आपके पास ये बीटा रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये आपके पास जो बीटा अगोनिस्ट जो होते हैं, बीटा जो अगोनिस्ट होते हैं ना हमारे पास, अब बीटा क्या है, ये बीटा अगोनिस्ट है। अब बीटा अगोनिस्ट के बारे में इन्होंने जो है ना ये एक बात यहाँ बताई हुई है, ठीक है। बीटा अगोनिस्ट के बारे में ना उन्होंने ये बताया हुआ है कि ना आपके पास जो बीटा अगोनिस्ट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है, क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। दूसरे हमारे पास जो दूसरे सेकंड टाइप से वो होते हैं लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। सही। अब होता क्या है कि जब आपके पास लॉन्ग एक्टिंग शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है ना, ये आप इनको ज़्यादातर दे रहे होते हैं अक्यूट सिचुएशन में, जब आपको फ़ौरन से जो है वो इफेक्ट चाहिए होता है, फ़ौरन आपको जो है वो चाहते हैं कि आपका मतलब फ़ौरन से जो है वो इफेक्ट आ जाए, ठीक है। और लॉन्ग एक्टिंग हम जो है ना अक्सर जो है वो कंट्रोलिंग ड्रग्स के तौर पर भी दी जाती हैं, जो आपके जो है ना कंट्रोल करेंगी, आपके जो है वो उसको पेटेंसी को मेंटेन करके रखेंगी, ठीक है ना, आपके एल्विलाई, आपके जो है वो एयरवेज की। सही। अब हुआ क्या कि अच्छा, जब हमारे पास ये जो ड्रग्स होती हैं जो इन्हेलेशन के थ्रू दे रहे हैं, ब्लड जो सारा हो गया, एक्यूट एपिसोड जब होती हैं तो हम उसमें अंदर जो है वो ड्रग्स जो देते हैं वो आती है सेल्बिटामोल एंड टर्बिटलिन। ये सेल्बिटामोल एंड टर्बिटलिन क्या होती हैं, ये आपके पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, और ये जो है ना इनका फास्ट एक्टिंग इनकी नेचर होती है, और यह 5 आवर्स तक आपकी बॉडी में रहते हैं। फिर आपके पास क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा लंबे अरसा तक चाहते हो कि बॉडी में ड्रग रहे, तो हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम जो है वो एक ड्रग्स यूज़ करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं सेलमेट्रोल। ये रहा सेलमेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल। सेलमेट्रोल एंड फॉर्मेट्रोल जो यूज़ होती हैं ड्रग्स, ये हमारे पास जो है वो आप डोज की फॉर्म में दे रहे होते हो, लेकिन आप इनको अक्यूट सिचुएशंस जो होती हैं उनमें आप जो है वो इतना नहीं देते हो। सही है। हम जो है ना इसको क्या है एज अ डोज दे रहे होते हैं, कंट्रोलिंग डोज के तौर पर हम जो है वो उनको रिकमेंड कर रहे होते हैं, ताकि वो पेटेंसी उनकी मेंटेन रहे। उसके अलावा जो है बॉडी में ज़्यादा अरसे तक रहती है, यानी अगर आपके पास जो सेल्बिटामोल है वो 5 आवर्स तक रहती है, तो सेलमेट्रोल आपकी बॉडी में 8 to 12 आवर्स तक रहेगी। उसके अलावा जो हमारे पास सेकंड आपके पास ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, वो हमारे पास है सेंथीन्स। सेंथीन्स जो होती हैं, जैसे इनके ड्रग्स में एग्जांपल है थियोफाइलिन वगैरह है या अमाइनोफाइलिन है। ये क्या करती हैं, ये भी आपके पास स्मूथ मसल्स को ही रिलैक्स कर रही होती हैं। सही है। फिर हमारे पास थर्ड टाइप आती है सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपके पास ड्रग्स आती हैं, मोनोलोकास्ट, यूलोकास्ट, ये सारी ड्रग्स आ रही होती हैं, और ये क्या करती हैं कि आपके पास ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स हैं, उनको एगोनिस्ट जो एंटागोनिस्ट है ये, तो क्या करेंगे, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स होते हैं उनको जो है वो जाके इनहिबिट कर देते हैं, तो वहाँ पे जो है वो ये इन्फ्लेमेशन जो है ना वो नहीं हो पाती, इन्फ्लेमेटरी एक्शन को जो है ना वो मतलब अपोज करेंगे। फिर हमारे पास जो फोर्थ हमारे पास आती हैं वो आती है मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आपके पास टियोट्रोपियम आता है, एनाप्रोट्रोपियम आता है। ये ड्रग्स क्या करते हैं, ये सारा हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स से रिलेटेड था। ब्रोंकोडायलेटर्स में हमने बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट पढ़े, उसमें हमने शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग पढ़े, ड्रग्स पढ़ी। उसके अलावा हमने जेंथीन्स पढ़े, फिर सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पढ़े, मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पढ़े। ये 4 हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स है। फिर हमारे पास आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में हम 2 तरह के ड्रग्स पढ़ेंगे, एक यहाँ पर है दी हुई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, दूसरे होते हैं स्टीरॉइड्स। ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी क्या करते हैं, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होती हैं उनको उनकी फॉर्मेशन को रिड्यूस करवाते हैं बाय इनहिबिटिंग दी COX-2। उसके अलावा जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ना एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर, उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है। ये भी क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी जो है ना साइटोकाइंस होते हैं, उनको साइटोकाइंस होते हैं उनको ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, और इससे ये क्या करते हैं, असल में ये रेगुलेट करते हैं मास्ट सेल्स को, जिसके नतीजे में स्टीरॉइड जब आप ज़्यादा देते हो तो इसके नतीजे में होता है क्या, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा के अंदर जो मास्ट सेल्स की जो नंबर होता है वो क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। सही है। जब मास्ट सेल्स ही नहीं होंगे तो आपके पास मास्ट सेल्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी जो है वो मीडिएटर्स को रिलीज भी नहीं करेंगे। आप जो ये जो ड्रग्स होती हैं ये हम जो है वो डेली डोज के तौर पे दे रहे होते हैं, जो स्टीरॉइड्स हैं। उसके अलावा ये इन्हेलेशन के थ्रू दी जाती है वैसे तो, और ये प्रिवेंटर के तौर पे जो है वो माने कहलाती, मतलब प्रिवेंटर कहलाती है, क्योंकि ये जो है ना ये क्या करती है, प्रिवेंट करती हैं आपके पास फ्यूचर जो है वो इन्फेक्शन वगैरह से, या फ्यूचर जो है वो एलर्जी से।
तो मास्ट सेल्स ही कम होंगे तो जाहिर सी बात है वो फ्यूचर में आके वो प्रिवेंट ही करेगी वो, सही है ना। जैसे अब अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनको होती ही एलर्जी है, होती ही है, तो उन के एलर्जी ना हो उनको आगे जाके, तो हम क्या करते हैं कि ये स्टीरॉइड्स दे रहे हैं ताकि मास्ट सेल्स ही नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा कि आपके पास जो है वो प्रिवेंट करेगी आपको एलर्जी वगैरह से, सही है। इसकी एग्जांपल में आपके पास क्या आते हैं, बेक्लोमेटाजोन आती है, उसके अलावा फ्लूटिकेजोन आती है, सही है। ये आप इसका जो फुल रिस्पॉन्स है आपको जो है वो वीक्स ऑफ कंटिन्यूस यूज के बाद मिलता है, इस वजह से आपने गाइड करना होता है पेशेंट को कि वो उसको पर्टिकुलर मतलब उसको सही से लें, ठीक है ना, ताकि इसका आपको सही से इफेक्ट्स आए। अब और एडवांस केसेस जब होते हैं ना तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम जो है ना टेबलेट्स की फॉर्म में देना शुरू कर देते हैं, जैसे प्रेडिनिसोलोन है, ये ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, सही है, और ये हम दे रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर एक्यूट जो है ना आपके पास एकदम से जो है वो सिम्टम्स आपके मतलब बढ़ जाए, एक्सेजरेट हो जाए, तो हम क्या करते हैं आईवी रूट के थ्रू जो है वो स्टीरॉइड भी दे सकते हैं एक्यूट सिचुएशंस में, सही है। इमीडिएट एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन जब हमें रिक्वायर्ड होता है ना तब हम ये देते हैं, सही है। ये क्या करती है, पेटेंसी एयरवे की मेंटेन करेगी। अच्छा, उसके अलावा जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो रेयर होते हैं, लेकिन अगर आप इसका ओवर मतलब बहुत लॉन्ग टर्म जो यूज़ होता है उससे क्या होता है कि आपके ये जो इम्यून सिस्टम होते हैं ना उसको वीक कर देती हैं, जिसके नतीजे में होता क्या है कि आपको इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक वायरसेस जो होते हैं वो आपके पास जो है वो उसका एडवांटेज ले सकते हैं, वो वायरसेस जो है वो अटैक कर सकते हैं आपके इम्यून सिस्टम को। उसके अलावा ओरल थ्रश इसमें कॉमन होता है, आपके पास ये जो है ना फंगल इन्फेक्शन होता है माउथ का, उससे वो हो सकता है आपको। ये हमारे पास सारा लंग से रिलेटेड था। अब हम पढ़ेंगे न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन। न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन में हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक डिजीज उन्होंने दी हुई है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज में हमें पता है कि होता क्या है कि जो आपका डोपामिन लेवल होता है ना आपके जो है ना वो जो है वो लो हो जाता है। जो असल में होता क्या है कि डोपामिन प्रोड्यूसिंग जो आपके पास सेल्स होते हैं ना, जैसे सब्सटेंशियल डायग्राम में और कॉर्पस स्ट्राटम में, उन वो जो है ना डिजनरेट हो जाते हैं, उनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है डोपामिन जो है वो सही से नहीं बन पाता। जब डोपामिन नहीं बनता तो एसिटाइल कोलिन, अच्छा हमारी बॉडी में होता क्या है, हमारी बॉडी नॉर्मली काम ऐसे करती है कि डोपामिन का काम ऐसे करती है कि जैसे उसमें डोपामिन जो है वो डोपामिन और जो है वो एंड एसिटाइल कोलिन जो होती है, एसिटाइल कोलिन जो है ना आपके पास, 2 मिनट यहाँ से हटाते हैं, इसे यहाँ लिखते हैं। तो होता क्या है आपके पास जो है हमारी बॉडी में डोपामिन एंड एसिटाइल कोलिन जो है ना हमारे पास क्या होता है, बैलेंस में होते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब होता क्या है कि एसिटाइल डोपामिन आपको रिलैक्स करता है और एसिटाइल कोलिन आपको जो है वो एक्टिविटी करवाता है। तो जब इनका बैलेंस होगा तो हमारे मसल्स की टोन वगैरह हर चीज़ मेंटेन रहती है, बैलेंस रहती है। लेकिन अगर क्या हो, अगर आपकी बॉडी में जो है वो रिलैक्सिंग जो आपके पास ये था रिलैक्सिंग जो हमारे पास वो था न्यूरोट्रांसमीटर था डोपामिन, अगर वो हमारे पास कम हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन जब ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, आपके जो मसल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ट्रिमर्स वगैरह होना शुरू हो जाएंगे, इनवॉलेंट्री ट्रिमर्स, ठीक है ना, जो हमें नहीं चाहिए, मतलब इन सारे ट्रिमर्स किसी को भी नहीं चाहिए होते। खैर लेकिन क्या होगा, इनवॉलेंट्री जो है ना मूवमेंट्स होना शुरू हो जाएंगी, सही है। अब होता क्या है कि अब ये सारा हमारे पास पार्किंसन से रिलेटेड था। अब पार्किंसन डिजीज़ में ये हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या हमें देखने को मिलते हैं, ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, मसल्स रिजिडिटी देखने को मिलती है, हाइपोकाइनेसिया देखने को मिलता है, ठीक है, और रिड्यूस वॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम कहते हैं हाइपोकाइनेसिया, वो आपको पता है। लीवोडोपा जो अब इसके लिए जो हम ड्रग देते हैं वो एक होती है लीवोडोपा। लीवोडोपा जो है वो असल में क्या होता है कि ये एक फॉर्म है, लीवोडोपा जब हमारी बॉडी में जाती है तो ये मेटाबोलाइज होकर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है, सही है ना, ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर जो है ना ये क्या करती है, डोपामिन की जो कमी होती है वो पूरा कर देती है। लेकिन असल में होता क्या है, जब आप सिर्फ लीवोडोपा को आपकी बॉडी में आप देते हो एज अ ड्रग, जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हो तो इससे क्या होता है, फर्स्ट लाइन में आपके पास ये जब मेटाबोलाइज होने के बाद आपके पेरिफेरली आपके स्टमक के अंदर ही क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाती है इस डोपामिन के अंदर। जब ये पेरिफेरली डोपामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तो इससे क्या होता है कि एक तो जो है ना ये डोपामिन में कन्वर्ट हो गई तो जब आपकी ये ब्रेन में जाएगी तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी डोपामिन, सही है। और दूसरा क्या होगा कि जब इसका जो है ना जब ये इसकी मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम में के अंदर हुई है ना उससे क्या होगा, कुछ आपको जो है वो साइड इफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, सही है। तो अब होगा क्या कहना, अच्छा अब डोपामिन जो है वो, अब डोपामिन तो हमें पता है कि अच्छा लीवोडोपा हम दे भी रहे हैं बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल अगर 25 mg दे रही हूँ लीवोडोपा, तो ये बॉडी में अगर फॉर एग्जांपल 12 जो है ना mg अगर वो जो है वो डोपामिन के अंदर कन्वर्ट होकर ज़ाया भी हो रही है, तो बाकी जो लीवोडोपा की असल फॉर्म में मौजूद जो है ड्रग वो आपकी ब्रेन में तो जा सकती है ना, लेकिन फिर वो इतनी अमाउंट इतनी काफ़ी नहीं होगी कि वो आपको जो आप इफेक्ट चाह रहे हो वो उतना मिल पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 25 जहाँ तक आप नॉर्मल दे रहे थे आपको वो 50 करनी पड़ेगी, ताकि अगर 25 ज़ाया भी जो तो 50 आपके पास ब्रेन में पहुंचे लीवोडोपा की फॉर्म में, फिर वो आपके ब्रेन में जाए, ब्रेन में जाके वो डोपामिन में कन्वर्ट हो, उसके बाद जो है वो आपका
ब्रेन जो है वो डोपामिन की कमी को वो पूरा हो जाएगी। सही है, तो अब ये हम ये चाहते हैं। सही है, तो इससे होगा क्या है कि अगर जब हम ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा जो है ना आपकी साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे सिस्टम के अंदर। तो अगर हाई डोज हम देते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो है वो साइड इफेक्ट्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, और दूसरा जो है वो डोपामिन जो है वो इतनी ज़्यादा पहुंचेगी भी नहीं। सही है, तो पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स भी कॉमन होते हैं। इस चीज़ को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, डोपामिन को लीवोडोपा का कभी भी अकेला नहीं देते, हम क्या देते हैं, लीवोडोपा के साथ एक गार्ड देते हैं। एक गार्ड देते हैं जिसे हम नाम देते हैं कार्बिडोपा या बेंसेराजाइड। कार्बिडोपा जो है वो ज़्यादातर लीवोडोपा और कार्बिडोपा को साथ मिलाकर हम देते हैं। इससे होता क्या है, ये कार्बिडोपा क्या है, अच्छा वो आप लिवर के अंदर वो एंजाइम जो कि क्या करता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, सिस्टम के अंदर पेरिफेरली आपके पास वो एंजाइम जो लीवोडोपा की जो है वो मेटाबॉलिज्म करवा रहा था, कार्बिडोपा क्या करेगा, उस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देगा। यानी हमने क्या किया, एक गार्ड दे दिया लीवोडोपा के साथ, तो जहाँ जहाँ लीवोडोपा जाएगा वहाँ वहाँ जो है वो कार्बिडोपा भी जाएगा। इससे होगा क्या, कार्बिडोपा जो है वो जब जहाँ जो एंजाइम होगा उसको इनहिबिट कर देगा, तो लीवोडोपा मेटाबोलाइज होकर डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और लीवोडोपा अपनी असल फॉर्म में जो है वो क्या करेगा, आपके सेंट्रल आपके नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन के अंदर जाएगा और वहां जाके ये एक्टिव हो जाएगा। सही है, ये हो गया। अब इससे होता क्या है कि पहला तो आपके पास ये ब्रेन में सही अमाउंट पहुंच जाएगी, दूसरा पेरिफेरल कन्वर्जन जो है वो प्रिवेंट होगी, तो इससे क्या होगा कि आपके वो जो साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स जो आ रहे थे ये नहीं आएंगे। सही है, अच्छा इसके अलावा जो डोपामिन होती है वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, और उसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैपिड अल्टरेशन होती है आपकी, मतलब रैपिड अल्टरेशन होती है सिम्टम्स की, पहले डिस्कानेजिया फिर हाइपोकानेजिया की तरफ जाएगा, फिर उसके अलावा फिर एकदम से रिजिडिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ना, तो ये सब हो रहा होता है। लेकिन जो आपके पास जो है वो जैसे जैसे आप जो डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी वैसे वैसे जो है ना इंस्टेंट साइड इफेक्ट्स जो है ना वो बढ़ते चले जाएंगे। सही है, इंस्टेंट बॉडी जब जैसे वैसे यही जो है ना आपके पास साइड इफेक्ट्स जो है ना डिस्कानेजिया, हाइपोकानेजिया, रिजिडिटी एंड रैपिडली जो चेंज हो रही है ये आपको मिलती जाएंगी। लेकिन जो इंस्टेंट साइड इफेक्ट्स आपको दवाई के इस ड्रग के मिलते हैं वो क्या होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, पोस्चरल हाइपोटेंशन वगैरह आपको देखने को मिलती है। दूसरे जो ऑप्शंस आते हैं पार्किंसन की डिजीज के लिए, एक तो हम दे रहे थे डोपामिन ही दे रहे थे, ठीक है ना, लीवोडोपा की फॉर्म में। दूसरी ड्रग जो होती है वो होती है डोपामिन रिसेप्टर अगोनिस्ट, ये डोपामिन की तरह की ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना, ये डोपामिन लाइक ड्रग्स होती हैं। तो इसमें जो हमारे पास ड्रग्स आती हैं वो आती हैं पैरागोलाइड आ जाती हैं, एंड्रोक्विनोल आ जाती है, ठीक है, और उसके अलावा पेरीपेराजोल आती है। ये हमारी जो है वो पार्किंसन से रिलेटेड एंड हुई। उसके अलावा अब हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग्स स्टार्ट हो रही है वो है एंजियोलाइटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग्स। ये जो एंजियोलाइटिक हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, मसल टोन को रिड्यूस करने के लिए, एग्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, कन्वर्जेंस को रिड्यूस करने के लिए, और पेशेंट को सेडेट करने के लिए। सही है, इसमें जो है एंजियोलाइटिक एंड हिप्नोटिक ड्रग्स में जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो होती है बेंजोडाइजेपिन्स। वैसे तो दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती है बेंजोडाइजेपिन्स, दूसरी होती है बार्बिचुरेट्स, लेकिन बार्बिचुरेट्स से साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा सेडेशन कोज करवाती है, तो इस वजह से हम बेंजोडाइजेपिन्स देते हैं, बार्बिचुरेट्स नहीं देते। बेंजोडाइजेपिन्स में आपके पास क्या था, डायजेपाम आ जाती है, उसके अलावा डिमेज़ेपाम आती है, एनाट्रोसिपाम आती है। ये आपके पास करती क्या है, ये आपके पास एक ब्रेन के अंदर गाबा रिसेप्टर्स होते हैं, ये आपके पास जो है ना गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, वो आपके पास एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है, इनहिबिटरी अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। तो बेंजोडाइजेपिन्स क्या करती हैं, इन्हीं रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स रहे, ठीक है। इसका जो रिलैक्सेंट इफेक्ट आता है इसको हम यूज करते हैं एंजाइटी को ट्रीट कर, एंजाइटी को ब्रेक करने के लिए, जैसे कि डेंटल प्रोसीजर से पहले जो है वो पेशेंट को एंजाइटी होती है तब हम दे सकते हैं फ्लाइंग में, और दूसरे फोबियाज जो होते हैं उनसे रिलेटेड उनको ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा वैसे ऐसी डिजीज जिसमें आपके मसल्स जो है वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन में है या उनकी टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है, और उनकी टोन को मेंटेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये ड्रग दे सकते हैं एंजियोलाइटिक एंड हिप्नोटिक्स, उसके जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी में दी जाती है मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। उसके अलावा एक्यूट बैक पेन में भी दी जाती हैं, सही है, वही मसल्स को रिलैक्स करने के लिए देख के। फिर हमारे पास ये जो ड्रग्स होती हैं वो वेल एब्जॉर्ब्ड होती हैं ओरली। उसके अलावा पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन इनकी विदिन आर होती है। उसके अलावा साइड इफेक्ट्स क्या क्या आ जाएंगे, जाहिर सी बात है सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, तो इसमें ये क्या करवाएंगी, आपके पास ड्राउजीनेस करवाएंगी, पुअर कोऑर्डिनेशन करवाएंगी, इसलिए हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो जब ये ड्रग्स लें तो वो कभी भी ड्राइव ना करें, सही है। अच्छा, उसके बाद भी हमारे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो है एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड। एंटीबायोटिक्स जो है ना उनके सबके साइड इफेक्ट्स जो कॉमन साइड इफेक्ट्स आते हैं वो नोजिया, वॉमिटिंग और जीआईटी जो है जीआईटी अपसेट आपको देखने को मिलता है, और स्किन इरिटेशन मिलती है। अब खासतौर पे जब अमाइनो एसिड, अब जब आप क्या करते हो एंटीबायोटिक्स देते हो ना, तो उसमें एक एंटीबायोटिक्स के क्लास है, इसको हम नाम देते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड। जब अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की टाइप की जब एंटीबायोटिक्स देते हो ना उसमें आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, सही है। दूसरा, आपको एंटीबायोटिक्स जब आप किसी की चेक करो कि एंटीबायोटिक्स लिखी है तो आप प्रिस्क्रिप्शन में तो आपने देखना होता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल परस्पेक्टिव इसका कौन सा है, कौन सा इन्फेक्शन है, क्यों दी जा रही है, क्या क्या क्यों दी जा रही है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो आपको जो है वो पता होना चाहिए। खासतौर पर क्यों दी जा रही है, किस कौन सा इन्फेक्शन है, इसको जो जिसके लिए पेशेंट को ड्रग दी जा रही है वो आपने उसमें देखना होता है, सही है। फिर हमारे पास आ जाते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में इन्होंने यहाँ पे लिखा, अमाइनो ग्लाइकोसाइड पीछे भी लिखा था कि जब आप अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स से रिलेटेड अगर कोई ड्रग दी जा रही है जैसे कि जेंटामाइसिन हो गई या स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई या नियोमाइसिन हो गई, तो उसमें आपने जो है ना ज़्यादा जो है वो ध्यान से देखना होता है। क्यों,
ये अच्छा, ये क्या करवाती हैं, ये जो आपके पास ड्रग्स होती है ना, ये आपके पास जो है ना ऑटोटॉक्सिक है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की, ये क्या करवाती हैं, ये आपके पास जो सेंसरी सेल्स होते हैं ना आपके पास कोक्लिया में और जो वेस्टिब्यूलर सिस्टम के अंदर, इन सेल्स को ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल जो है ना वर्टाइगो आपको होता है, अटेक्सिया होता है, और उसके अलावा डिजीनेस होती है। दूसरी बात जो है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं ग्राम पॉजिटिव ऑक्साइको और एरोबिक कंडीशंस में, ठीक है। और ये करता क्या, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स करते क्या है, जो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना बैक्टीरिया के अंदर, उसको इनहिबिट कर देते हैं, उस प्रोसेस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। यहाँ हमारे पास हो गया पूरा अमाइनो एसिड से रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिया एंड एनेस्थीसिया के बारे में। ये हमारी एंड हुई। इंशाल्लाह हम इसको भी जल्द ही जो है वो कवर कर लेंगे, एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया को। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।